इस तरह की व्यवस्था यहाँ महापुरुषों का अपमान के जिले में हो रहा है। इस बात को भी मीडिया के साथियों को जरूर उठाना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे उस समाज के हक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। युवा वो है जो सपने देखता है, युवा वो है जिसके संघर्ष का कोई मुकाबला नहीं, युवा वो है जो आंधी तूफान से नहीं डरता है, युवा वो है जो हवाओं का रुख मोड़ देता है। जब ये अन्याय, गुंडागर्दी की लाठी हमारे घर तक पहुंचती है, जब ये जुर्म जाति की लाठी हमारे घर तक, हमारी बहनों के अस्मतों तक पहुंचती है, वो आंसू खतरनाक होते, तकलीफ दे होते हैं या ये पसीना तकलीफ दे? बताओ कि जातिगत गणना होनी चाहिए। जब हमने मांग उठाई तो जातिगत गणना की मांग को सरकार ने मान लिया, लेकिन हमारी मांग ये नहीं है सिर्फ की जातिगत गणना, जातिगत गणना के साथ साथ उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी हों। बटे हुए भारत को मोतियों की तरह पिरोने वाले और वास्तविकता में प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार जिनको नकारा गया व्यवस्था के कारण, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करता हूं। हालांकि मेरी शिकायत ये रहेगी कि जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो लौह पुरुष है, जहां स्टैचू लगी है, तो मैं मीडिया के साथियों को जरूर कहूंगा कि एक बार जाके उस स्टैचू के आसपास का माहौल आप जरूर देखना, तो आपको पता लगेगा कि जिनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां चाइना से डिपोर्ट करके लाके गुजरात में लगाई जाती है, जब उन महापुरुष की मूर्ति यहां लगी है जो 2020 की लगी हुई है, उस मूर्ति के आसपास ईंटे, अड्डे, रेत, डारा, बजरी, आप जूते पहने बगैर वहां घुस भी नहीं सकते। इस तरह की व्यवस्था यहाँ महापुरुषों का अपमान के जिले में हो रहा है। इस बात को भी मीडिया के साथियों को जरूर उठाना चाहिए। हालांकि मुझे विश्वास है कि जिस मांग को मैं उठाता हूं और कोई काम बाद में करना पड़े, उस मांग की तरफ पहले ध्यान देना पड़ता है। सरकार की आजकल देख रेख हमसे ज्यादा कोई नहीं कर रहा है कि सरकार गलत क्या कर रही है, और सही जिस दिन करेगी उस दिन भी आपको बता देंगे। अभी तो सही नहीं करते। प्यारे साथियों, मैं महामना रामचंद्र वर्मा जी को भी याद करता हूं, मैं चौधरी महाराज सिंह भारती जी को भी, मैं प्यारेलाल यादव जी को भी, ईवी प्रजा रामानायकर स्वामी जी को भी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को भी, जननायक कपूरी ठाकुर जी को भी, मां फातिमा शेख जी को भी, मां मंतिकाबाई लोधी जी को भी, मां झलकारी बाई कोरी जी को भी, मैं तमाम उन वीरांगनाओं को, जिनमें मां फूलन देवी भी है, नमन करता हूं, जिन्होंने अपने साहस, अपने पराक्रम से लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया। मैं बाबू श्री व्यास जोशिया जी को, संत रामप्रिय प्रजापति जी को, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को और मान्यवर साहब श्री काशीराम अपने गुरु और भगवान बिरसा मुंडा जी को भी जानता हूं। प्यारे साथियों, मैं इन महापुरुषों का जिक्र बार बार इसलिए करता हूं कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं और वर्तमान की जो नौजवान नेतृत्व है, जब तक वो अपने महापुरुषों को पढ़ेगा नहीं, अपने महापुरुषों को जानेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अपने महापुरुषों के रास्ते पे चल सकता है। अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलने के लिए उनको अपने महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उनके संघर्ष को समझना पड़ेगा और उनके दिखाए रास्ते पे चलना पड़ेगा, तभी जाके आंदोलन सफल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। प्यारे साथियों, ये जो प्रमुख सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं और आज ये 13वां प्रमुख सम्मेलन है, तो मिर्जापुर मंडल के साथियों को और यहाँ के पत्रकार बंधुओं को ये जानना चाहिए कि इस कार्यक्रम का नाम प्रबुद्ध जन सम्मेलन क्यों। सम्मानित बंधुओं, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, गौर करो, इस प्रदेश में और देश में पहले भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन होते थे, लेकिन उन प्रबुद्ध जन सम्मेलन में एक ही जाति के लोग
वक्ता होते थे, एक ही जाति के लोग अतिथि होते थे और बाकी सब लोगों को उनकी बात को सुनने के लिए सामने बिठाया जाता। ये माना जाता था, समझा जाता था कि एक ही जाति के लोग प्रभु हैं। लेकिन भगवान बुद्ध को मानने वाले, जगत गुरु रविदास जी को मानने वाले और संतों गुरुओं महान पुरुषों को मानने वाले हम जैसे अम्बेडकरवादी जब संघी ये मानते हैं, न्यायवादी हम ये मानते हैं कि जब से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ है तो इस हद वंचित समाज में भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, प्रोफेसर, शिक्षक, पत्रकार तमाम लोग पैदा हुए, तमाम लोग तैयार हुए हैं और उनकी बदौलत प्रदेश और देश तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। आज इस देश के चीफ जस्टिस शेड्यूल कास्ट से आते हैं। आज इस देश की राष्ट्रपति महामहिम हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो आदिवासी समुदाय से आती है। आज इस देश के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार जिनको सत्ता मिली है वो खुद से कहते हैं कि मैं पिछले वर्ष से आता हूं। तो जिस समाज में प्रधानमंत्री हो, जिस समाज से मुख्यमंत्री हो, जिस समाज से राष्ट्रपति हो, जिस समाज से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, वो समाज प्रबुद्धन समाज क्यों नहीं हो सकता, ये हमें सोचना है। और जब मैं देखता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे उस समाज के हक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है, उस समाज के हक अधिकारों को लूट नहीं सकता है। तो मैं मानता हूं कि हमारे लोगों में भी आज लाखों जन तैयार हो गए हैं। बदले प्रबुद्ध लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ लें। जिस तरह उन्होंने 1978 में अपनी जिम्मेदारी को समझ के गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करने का काम किया था। अगर वो प्रबुद्ध समाज, रिटायर्ड डॉक्टर, रिटायर्ड इंजीनियर, रिटायर्ड कर्मचारी, पुलिस के साथी, जुडिशरी के साथी, वकील साथी, प्रोफेसर साथी जो रिटायरमेंट होने के बाद घर में बैठ गए हैं, तो सोचते हैं कि भाई अब हमें कुछ नहीं करना है। पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जो जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है कि समाज के हाशिए पे जो तबका है उसको साथ लेके चले, आज उन्हीं को जगाने के लिए प्रबुद्धन सम्मेलन किए जाए। तो चलिए कहते हैं कि एक ही जाति के लोग प्रबुद्ध हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते मेरे भाइयों, वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति भी यही बात कहती है और ये दल भी यही बात कहते हैं। अगर कोई समानता की, न्याय की, भाईचारे की और एकता की बात करता है तो वो दल आजाद समाज पार्टी का श्रीराम है। इसके मंच पे आप यहां से यहां आगे देखोगे तो आपको शेड्यूल कास्ट के लोग भी मिलेंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग भी मिलेंगे, बैकवर्ड के लोग भी मिलेंगे, मुस्लिम भाई भी मिलेंगे, सिख भाई भी मिलेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 5 साल में आजाद समाज पार्टी ने एक ऐसा आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा किया है कि लोकसभा में हम 2 सीटों पे लड़े थे। 2 सीटों पे, एक सीट जो पश्चिम में लड़ा आजाद समाज पार्टी का ये कार्यकर्ता और दूसरी सीट जो हम डुमरिया में सिद्धार्थ नगर में नेपाल बॉर्डर पे आकर लड़े थे। क्योंकि मीडिया ये कहता है, मीडिया का काम है अपने मालिकों के नारे पे हमारे दल की बुराई करना, हमारे दल को छोटा दिखाना, उसका उपहास उड़ाना। तो मीडिया कहता है कि आजाद समाज पार्टी पश्चिम का दल है, पश्चिम में इसकी जड़ें मजबूत हैं, इसलिए हम दूसरा चुनाव जब लड़े लोकसभा का, दूसरी सीट पर डुमरियागंज में जाके तो एक सीट पे हमें 5 लाख से ज्यादा वोट मिले और आपका ये कार्यकर्ता लोकसभा पहुंचा। और दूसरी तरफ डुमरियागंज में 80,000 से ज्यादा मत लेके हमारी पार्टी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पहुंचा और राष्ट्रीय पार्टी के लोग चौथे 5वें नंबर पर पहुंचे। प्यारे साथियों, ये जंगल में जो मंगल हुआ है ये इन बहादुर नौजवानों की मेहनत से हुआ है, इनके संघर्ष से हुआ। प्यारे भाइयों, मुझे बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन सबसे पहली बात आपके लिए
जिम्मेदारी के तौर पे ये कह रहा हूं कि साथियों, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, हर तीसरा आदमी कहता था कि चंद्रशेखर के साथ नौजवान लोग हैं, युवा लोग हैं। ये कह के पता नहीं वो क्या साबित करना चाहते थे। या तो वो ये कहना चाहते थे कि युवा कमजोर होता है, या वो ये कहना चाहते थे कि युवा गैर जिम्मेदार होता है, क्या वो ये कहना चाहते थे कि युवा कुछ कर नहीं सकता है। आज मैं उनको कहना चाहता हूं, इन युवाओं के बदौलत और समाज के उस मजबूर संघर्षशील तबका जो उम्र में तो 50 के करीब पहुंच गया, 60 के करीब पहुंच चुका, लेकिन महापुरुषों के मिशन को चलाने के लिए उनका दिल युवा वाला है। इन तमाम साथियों के बदौलत बड़े बड़े पैसे वाले, पावर वाले, बड़े बड़े काम वाले दलों को पटखनी देते हुए आजाद समाज पार्टी ने अपना लोहा मनवाने का काम। प्यारे भाइयों, मैं आज आपको जिम्मेदारी देने के लिए मिर्जापुर पहुंचा, लेकिन जो बात मैंने युवाओं से शुरू की है, मैं उसको और आगे बढ़ाता हूं। युवा वो है जो सपने देखता है, युवा वो है जिसके संघर्ष का कोई मुकाबला नहीं, युवा वो है जो आंधी तूफान से नहीं डरता है, युवा वो है जो हवाओं का रुख मोड़ देता है, युवा वो है जिसको रोका नहीं जा सकता है, युवा वो है सरदार करतार सिंह सराभा जिन्होंने 19 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान दिया। युवा शहीद आजम भगत सिंह भी थे जो 23 साल के थे, हंसते हंसते फांसी के बंदे को चूम गए। युवा वीर अब्दुल हमीद भी थे और युवा शहीद शिरोमणि उधम सिंह भी थे जिन्होंने जनरल ओडवार को जाके लंदन में गोलियों से छन्नी करने के लिए छन्नी करके अपने लोगों के स्वाभिमान सम्मान का बदला लेने का काम किया। युवा गैर जिम्मेदार नहीं होता साथियों, कभी गैर जिम्मेदार नहीं होता। भारत में तो 18 साल का युवा वोट देंगे। ये भारत एक ऐसा देश है प्यारे भाइयों बहनों जहां 50% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। युवा 50% से ज्यादा आबादी, यानी कि 50% युवा है जो वोट डालता है, प्रधानमंत्री चुनता है, मुख्यमंत्री चुनता है, विधायक चुनता है, सांसद चुनता है, गांव का प्रधान चुनता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनता है, जिला पंचायत सदस्य चुनता है, चेयरमैन चुनता है, मेयर चुनता है। ये युवा देश है और युवाओं की इस तरह की मजाक उड़ाने वालों को 24 में सबक सिखाया मेरे युवा भाइयों ने, और आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में भी सबक सिखाएंगे मेरे युवा भाइयों। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि न ताली बजाना न नारा लगाना, बस मेरी बात पे गौर करना। मैं मानता हूं पसीना टपक रहा, बिल्कुल टपक रहा, ये छिपा हुआ नहीं है किससे, लेकिन बस एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जब ये अन्याय गुंडागर्दी की लाठी हमारे घर तक पहुंचती है, जब ये जुल्म जाति की लाठी हमारे घर तक, हमारी बहनों की अस्मतों तक पहुंचती है, वो आंसू खतरनाक होते हैं, तकलीफ दे होते हैं, या ये पसीना तकलीफ दे बताओ? वो आंसू ज्यादा दर्द देते हैं या ये पसीना तकलीफ दे रहा है? जरा जोर से बात मुझे बता दें। तो वो आंसू आपकी आंखों में ना आए तो आज को तकलीफ उठानी पड़ेगी। तैयार हो? तैयार हो? बताओ। याद करो, खेती किसानी करने वाले परिवारों से जुड़े लोग, किसान जब खेती अपने खेत को जोतने का काम करता है तो पसीना बहता, वही पसीना मिट्टी में, धरती में मिलता है, वो आपका पसीना किसानों का, मजदूरों का, और जब वो मिट्टी में मिलता है तभी फसल पैदा होती है। अगर ये पसीना नहीं बहेगा तो फसल नहीं तैयार होगी, और फसल नहीं तैयार होगी तो आने वाली नस्लों को भूखा मरने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, प्यारे साथियों, प्रबुद्धजन सम्मेलन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए किन विषयों को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। ये प्रबुद्धजन सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुआ, हापुड़ में हुआ,
गाजीपुर में हुआ, आगरा पहुंचा, लखनऊ पहुंचा, झांसी पर हुआ, मऊ में पहुंचा, बहराइच हुआ, आज आपके यहां है। ये 13वां सम्मेलन है और इसके बाद 5 सम्मेलन बाकी है। इस बीच में लास्ट सम्मेलन हम लोग गोरखपुर में करके आए थे। गोरखपुर में शानदार सम्मेलन हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने प्रतिभाग किया। 2 दिन तक बारिश होती रही, मन में एक भाव थे, तकलीफ की था कि 2 दिन की बारिश के बाद लोग आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। और मैं दिल से बधाई देता हूं कि वहां भी हॉल छोटा पड़ा था और यहां भी हॉल छोटा था। ये वो लोग हैं जो जिनको ना पैसा दिया गया, ना मिठाई दी गई, ना गाड़ी करके दी गई, जिन्होंने अपने पेट को काट काट के एक पैसा जोड़ के जिन्होंने ये सम्मेलन कराया और यहां तक पहुंचकर मुझे हिम्मत देने का काम किया। इसलिए मैं पुनः आपको दिखाई देता हूं। प्यारे साथियों, गोरखपुर के बाद आज अब आपके जिले में जो मांगे हमने उठाई थी, उनमें महत्वपूर्ण मांग ये थी कि मंडल कमीशन की सिफारिशें जो बाकी सिफारिशें वो लागू होनी थी। मंडल कमीशन जब आया था उसकी 2 सिफारिशें लागू हुई थी, अभी 38 सिफारिश बाकी। क्या आप चाहते हो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, चाहते हो नहीं चाहते हो? जरा एक बार गौर से सुन लो। मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होगी तो पिछड़े वर्ग के भाइयों को के अधिकार मिलेंगे। आप चाहते हैं पिछड़े वर्ग के भाइयों को उनके अधिकार मिले? जोर से बताओ। बहुत अच्छी बात। हमारी मांग ये भी थी कि जातिगत गणना होनी चाहिए। इस बात पे गौर करना कि जातिगत गणना होनी चाहिए। जब हमने मांग उठाई तो जातिगत गणना की मांग को सरकार ने मान लिया। 5वें सम्मेलन के बाद कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा था जातिगत जनगणना पे, लेकिन मान लिया। लेकिन हमारी मांग ये नहीं है सिर्फ की जातिगत गणना, जातिगत गणना के साथ साथ उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी हों। क्या हो? आर्थिक आंकड़े कैसे? ये पता लगे देश को किनके पास रहने के लिए जमीन है, किनके पास खेती के लिए जमीन है, किनके पास बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट में 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, लाखों रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। ये पता लगना चाहिए किसके पास 2 पहिए की गाड़ी है, किसके पास साइकिल है, किसके पास 4 पहिए गाड़ी है, किसके पास ट्रैक्टर है, किसके पास नौकरी है सरकारी, किसके पास प्राइवेट नौकरी है, किसके पास 2 धंधे हैं, किसके पास इंडस्ट्री है, किसके पास मिल है, और कौन ऐसा है जो मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के बाहर भूखे पेट सो रहा है? कौन ऐसा है जिसके सर पर छत नहीं है? जानकारी की लागू होनी, पता लगनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये पता नहीं लगेगी तो सरकार योजना कैसे बनाएगी? मैं थोड़ा सा साधारण भाषा में समझाऊं। हमने गिनती की कि 10 लोग हैं सारे। अब 10 लोगों में 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं, 6 लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती की जमीन नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।